गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था। उसमें वृक्क की संरचना अपने पढ़ ली थी लास्ट। उसके बाद में पढ़ा था कि वृक्क के अंदर बहुत सारी कई लाखों नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वृक्क जो होता है, किडनी जो होती है, उसके अंदर लाखों की संख्या में पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? वृक्काणु, या इंग्लिश में कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, ये अपने लास्ट में पढ़ा था। और फिर अपने पढ़ा था नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन के दो भाग पढ़े थे अपने। एक पढ़ा था बोमेन संपुट, और दूसरा अपने पढ़ा था इसके बारे में वृक्क नलिका। ये इनकी बात की थी। आज इनके बारे में पढ़ेंगे कि भाई बोमेन संपुट क्या होता है और वृक्क नलिका क्या होती है। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं बोमेन संपुट के बारे में। बोमेन संपुट, या इंग्लिश में बोला जाता है बोमेन कैप्सूल। ये किसके भाग है? नेफ्रॉन के। ध्यान रखेंगे आप। बोमेन संपुट क्या होता है, इसकी बात करते हैं। देखिए कि नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाए जाने वाला कप के, अभी देखो इसमें अपन नेफ्रॉन की संरचना भी पढ़ेंगे वृक्काणु की तब, और इसमें आपको डायग्राम बना के बता दूंगा। अभी बता भी दूंगा आपको कि भाई ये नेफ्रॉन के जो ऊपरी भाग में पाए जाने वाले क्या है, कप के आकार का थैला होता है। मतलब इस प्रकार की कुछ ये संरचना होती, कप के आकार की। ये इस प्रकार से आगे नलिकाएं जुड़ी होती है। तो ये कप के आकार की क्या होती है? संरचना होती है। तो क्या है? कप नुमा थैलाकार संरचना होती है। ठीक है, कि वे कप नुमा क्या होता है? थैला होता है। कौन? बोमेन संपुट। उसके बाद अपन बात करें इसकी कि ये तो इसकी संरचना होगी, दिखने में कैसा दिखता है? तो ये आपके कप नुमा थैला होता है और नेफ्रॉन का सबसे आगे वाला भाग होता है। उसके बाद आगे इसकी बात करें कि बोमेन संपुट में शाखा अभिवाही धमनियों की कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। तो बोमेन संपुट में क्या पाया जाता है? आपके अभिवाही धमनियों का, अभिवाही धमनियों का क्या पाया जाता है? आपके गुच्छा पाया जाता है। अभिवाही धमनिकाओं की कोशिकाओं के क्या पाया जाता है? गुच्छा पाया जाता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि अभी अभिवाही धमनियां जो होती है उनका एक गुच्छा पाया जाता है, और इन गुच्छों को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। कि भाई जो गुच्छा पाया जाता है अभिवाही धमनियों का, गुच्छा कैसे? ये बोमेन संपुट हो गया, इसमें आपके बहुत सारी इसकी आ गई है अभिवाही धमनियां आती है, और बाद में कोशिका गुच्छा बन जाता है। तो ये जो गुच्छा बनता है इसे क्या कहा जाता है? आपके ग्लोमेरुलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि जो आपके गुच्छे को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के गुच्छे को क्या कहा जाता है? आपके ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कहा जाता है। किनको? कि जो आपके अभिवाही धमनियां जो होती है इनकी कोशिकाओं का क्या पाया जाता है? गुच्छा पाया जाता है। अभिवाही धमनियों क्या? कोशिकाओं का। कोशिकाएं मैंने आपको बताया था कि भाई जो धमनी और शिरा होती है इनके आगे पतली पतली और संरचनाएं निकलती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कोशिकाएं कहते हैं। तो अभिवाही धमनियों क्या पाया जाता है? कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। इन कोशिकाओं के गुच्छे को क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। अब आगे देखिए कि ग्लोमेरुलस का एक सिरा जो होता है वो बोमेन संपुट में क्या करता है? अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है। कि भाई क्या करेगा? जो आपका ग्लोमेरुलस है इसका कार्य क्या है? किसका? एक सिरा। किसका? ग्लोमेरुलस का एक सिरा क्या करेगा? एक सिरा गंदा रक्त, मतलब अशुद्ध रुधिर लेकर आता है। गंदा मतलब अशुद्ध रुधिर लेकर आता है। ठीक है, अशुद्ध रुधिर लेकर आता है। कौन? ग्लोमेरुलस के अंदर, बोमेन संपुट के अंदर एक सिरा। और एक पाई जाती है जो किससे जुड़ा होता है? वृक्कीय धमनी से जुड़ा होता है। और दूसरा हिस्सा जो होता है वो क्या करता है? आपके स्वच्छ रक्त को ले जाने हेतु वृक्कीय सिरा से जुड़ा होता है। कि भैया तो जो अशुद्ध रुधिर लेकर किससे जुड़ा होता है? वृक्कीय धमनी से जुड़ा होता है। और शुद्ध रुधिर जो लाता है वो किससे जुड़ा होता है? वृक्कीय सिरा से जुड़ा होता है। तो ये आपके क्या होता है? इनके अंदर जो संरचना पाई जाती है, क्या पाई जाती है कि भाई अब सबसे पहले कि नेफ्रॉन का ऊपरी भाग होता है,
ऊपरी भाग में क्या होता है, कप के आकार का थैला होता है, उसे क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। उसके बाद पढ़ा बोमेन संपुट के अंदर क्या होता है कि शाखा में अभिवाही धमनियों का क्या पाया जाता है कि अभिवाही धमनी की केशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है, और इस केशिका गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ग्लोमेरुलस का एक सिरा क्या करता है, आपके बोमेन संपुट के अंदर अशुद्ध या गंदा रुधिर लेकर आता है, और जो किससे जुड़ा होता है, वृक्कीय धमनी से जुड़ा होता है, जो अशुद्ध रुधिर लेकर आता है। और जो आपके द्वितीय हिस्सा जो क्या स्वच्छ रुधिर लेकर तो किससे जुड़ा होता है, वृक्कीय शिरा से जुड़ा होता है। तो ये हो गई बोमेन संपुट की संरचना। क्या होता है कि भाई बोमेन संपुट क्या है, कपनुमा आपके थैला है जिसके अंदर अभिवाही धमनियों की केशिकाओं को गुच्छा पाया जाता है। इस केशिका गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस का एक सिरा जो होता है बोमेन संपुट के अंदर गंदा या शुद्ध रुधिर लेकर आता है, वो किससे जुड़ा होता है, वृक्कीय धमनी से जुड़ा होता है। दूसरा क्या है कि भाई ग्लोमेरुलस का दूसरा सिरा जो शुद्ध रुधिर लेकर आता है, वो किससे जुड़ा होता है, वृक्कीय शिरा से जुड़ा होता है। तो ये इस प्रकार से आपके क्या हो गया, ग्लोमेरुलस कंप्लीट हो गया, सॉरी बोमेन संपुट कंप्लीट हो गया। इसमें महत्वपूर्ण सेक्शन क्या पड़ी, ग्लोमेरुलस पढ़ा। अब दूसरा पढ़ते हैं वृक्कीय नलिका, कि भाई इसमें वृक्कीय नलिका क्या होती है, इसकी बात करते हैं। देखिए अब देखिए आप, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बी पॉइंट किसका, नेफ्रॉन का। पहला हो गया बोमेन संपुट, दूसरा है वृक्क नलिका। वृक्क नलिका, देखिए वृक्क नलिका की बात करते हैं कि भाई ये बोमेन संपुट के निचले हिस्से से प्रारंभ होने वाली नलिका है। कहाँ से, बोमेन संपुट के निचले सिरे से, बोमेन संपुट के निचले हिस्से से, निचले हिस्से से क्या होती है, प्रारंभ होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसका दूसरा हिस्सा जो होता है क्या करता है, मूत्र एकत्रित करने वाली नलिका से जुड़ा होता है। कि एक सिरा तो इससे जुड़ेगा बोमेन संपुट से, और दूसरा सिरा जो रहेगा वो किससे जुड़ा होता है कि जो मूत्र आपके मूत्र एकत्रित करने वाली नलिका से जुड़ा होता है, नलिका से जुड़ा होता है। और इसके प्रथम भाग को क्या कहा जाता है, जो इसका पहला भाग होता है, प्रथम भाग क्या कहलाएगा आपके, समीपस्थ कुंडलित नलिका। और ठीक है, और मध्य भाग में जो नलिका पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, हेयर पिननुमा कुंडलित नलिका पाई, जैसे हैंडले का लूप कहते हैं, जो यू आकार का होता है इस प्रकार से। ठीक है, मध्य भाग को क्या कहते हैं, हैंडले का लूप, हैंडले का लूप। और अंतिम भाग जो होता है उसे बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये आपकी हो गई तीन नलिकाएं पाई जाती है। देखिए सुन लीजिए वापिस, किसमें बोमेन संपुट के निचले हिस्से से प्रारंभ होती है। कैसे, जैसे अपन बोमेन संपुट बनाए तो ये बोमेन संपुट ऐसे बनाते हैं अपन, कपनुमा संरचना बनाई तो ये यहाँ से शुरू हो गई। तो ये आपका निचला हिस्सा क्या हो गया, आपके बोमेन संपुट के निचले हिस्से से प्रारंभ होती है, और दूसरा हिस्सा जो रहेगा इधर इस साइड लास्ट में जुड़ेगा, वो क्या करता है, मूत्र एकत्रित करने वाली नलिका जो होती है उससे जुड़ा रहता है। इसमें जो प्रथम नलिका पाई जाती है, प्रथम भाग उसे बोलते हैं समीपस्थ कुंडली नलिका, मध्य वाली को बोलते हैं हैंडले का लूप, और लास्ट वाली जो नलिका उसे बोलते हैं दूरस्थ। देखो पास का होती है उसे क्या बोलते हैं, समीप, तो समीपस्थ कुंडली नलिका। कुंडली बहुत ज़्यादा गूंथी हुई होती है। दूरस्थ मतलब दूर रहने वाली को दूरस्थ कुंडली नलिका, बीच वाले को क्या बोलते हैं, हैंडले का लूप। आपको ये याद करना, बाकी अच्छे से याद हो जाएंगे। पास वाली को समीपस्थ कुंडली नलिका, दूर वाली को दूरस्थ कुंडली नलिका, और बीच वाले को हैंडले का लूप। पहला इस निचला हिस्सा किससे जुड़ता है, बोमेन संपुट से, और दूसरा हिस्सा आपके किससे जुड़ेगा, मूत्र एकत्रित करने वाली नलिका से जुड़ा होता है। और बाकी जो इसकी डिटेल है विथ डायग्राम के साथ अपन पढ़ेंगे। नेफ्रॉन की संरचना, मूत्र निर्माण कैसे होता है, उस समय डायग्राम के साथ मैं आपको पूरा दूरस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडली नलिका सबकी बात अपन करेंगे। ठीक है, ये वृक्कीय नलिका पूरी हो गई, तो आपके वृक्क का भाग कंप्लीट हुआ। अब पढ़ेंगे दूसरा भाग, अपन पढ़ेंगे इसमें कि भाई आपके एक भाग कंप्लीट हो गया, उसमें अपन बाद में पढ़ते हैं। देखिए मूत्राशय पढ़ेंगे।
मूत्रवाहिनी पढ़ेंगे और मूत्र मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे भाग की बात करते हैं अपन, मूत्राशय की। कि भाई मूत्राशय क्या होता है? ब्लैडर कहा जाता है इसे, कि ये पेशीय थैलीनुमा संरचना है। क्या है? पेशीय मतलब मांसपेशियों से बनी, तो पेशीय थैलीनुमा संरचना है। ठीक है, ये थैलीनुमा संरचना है जो मांसपेशियों से बनी होती है, और जो वृक्क से आने वाले मूत्र का क्या करती है? भंडारण करती है। तो मूत्र इकट्ठा करने का कार्य करती है, मूत्र को एकत्रित करने का कार्य करती है। मूत्र कहाँ से आता है? किडनी से आता है। तो मूत्र को एकत्रित करने का कार्य करती है। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण कार्य इसका मूत्र इकट्ठा करने का। उसके बाद में बात करें इसमें कि ये श्रोणी के ठीक ऊपर तथा आपके जो प्यूबिक बोन होती है, जघन हड्डी कहा जाता है, कि पश्च भाग में होती है। कि मतलब क्या होगा, इसकी स्थिति कहाँ है? श्रोणी भाग का मतलब होता है जहाँ अपन दो भाग होते हैं, एक तो होती है अंश में एकला जो अपने कंधे वाले भाग होते हैं, और जो अपने कुल्ले वाले जो भाग होते हैं जहाँ पेंट बांधते हैं, उसे बोला जाता है श्रोणी क्षेत्र। तो ये जो श्रोणी क्षेत्र जो होता है उसके ठीक ऊपर पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? आपके जघन हड्डी मतलब प्यूबिक बोन जो कहा जाता है इंग्लिश में, वहाँ पे के पश्च भाग में पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया? श्रोणी। ठीक है, श्रोणी भाग में आपको बताया, श्रोणी के ठीक ऊपर तथा कौन सी बोन? प्यूबिक बोन, जो अपने दोनों श्रोणी भाग को जोड़ने का कार्य करती है, प्यूबिक बोन। ठीक है, प्यूबिक बोन जो होती है वहां के पश्च भाग में पाई जाती है। ये स्थिति होगी, पश्च भाग में पाया जाता है, पश्च भाग में होता है। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट बात करें आगे, कि ये नाशपाती का आकार का होता है। किस आकार का होता है? नाशपाती के आकार का। और कि भाई मूत्राशय मूत्रण में मदद करता है। और ये कितना ml मूत्र इकट्ठा कर सकता है मूत्राशय के अंदर? तो मूत्राशय के अंदर 400 से 600 ml। ठीक है, मूत्र जो है आपके वृक्क से मूत्राशय में उतरता है। कहाँ से? वृक्क से मूत्राशय में आता है। ये हो गया, एक थैलीनुमा संरचना है, मूत्र को इकट्ठा करने का कार्य करता है। श्रोणी का जो ठीक ऊपर प्यूबिक बोन जो होती है इसके पश्च भाग में ही पाया जाता है। नाशपाती के आकार का होता है। और जो वृक्क से मूत्राशय में जो मूत्र आता है, कितनी मात्रा आती है? 400 से 600 ml मूत्र आता है। अब आगे बात करते हैं, मूत्रवाहिनी की बात करते हैं। मूत्रवाहिनी क्या होती है इसकी बात करेंगे। अब देखिए मूत्रवाहिनी की बात करते हैं। कि वृक्क से जो मूत्र को क्या करती है? मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य किसका है? मूत्रवाहिनी का। तो वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक कल लगाना पड़ा था, किडनी बनाई थी अपन ने इस प्रकार से, और यहाँ मूत्राशय बनाया था अपन ने। तो ये आपकी क्या है? मूत्रवाहिनी है, और ये मूत्राशय है। तो यहाँ से जो मूत्र आएगा तो वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक पहुँचाने का कार्य इसका है, मूत्रवाहिनी का है। तो वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक पहुँचाना। ठीक है, ये इसका मुख्य कार्य है। और इसके आगे बात करते हैं अपन इसके बारे में,
और ये नलिका चिकनी मांसपेशियों से बनी होती है और वेस्को में 25 से 30 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। किसकी बनी होती है? चिकनी मांसपेशियों से, चिकनी मांसपेशियों से बनी होती है। ये नहीं पूछा जाता इतना। और आपके क्या है, कितनी वयस्क जो होते हैं, एडल्ट जो होते हैं, ठीक है, उनकी बात करें, ठीक है, तो उनके अंदर ये क्या है आपके, इनकी जो लंबाई की बात करें तो वयस्क के अंदर ये 25 से 30 सेंटीमीटर, लगभग आप कह सकते हैं 1 फीट लंबी होती है। ठीक है, कि भाई आपको पता है 1 फीट के अंदर 30 सेंटीमीटर होते हैं और 12 इंच होते हैं। तो ये हो गया। अब तीसरा जो आगे आपको आता है लास्ट भाग, जब कोष्ठक तंत्र में मुख्य कार्य करता है आपके मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग, देखिए मूत्र मार्ग क्या, ये एक नलीनुमा संरचना है जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर भाग तक परिवहन करता है। क्या है? नलीनुमा संरचना है। नलीनुमा संरचना है, क्या कार्य करती है? मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाने का कार्य करती है, शरीर से बाहर। ठीक है, और पुरुषों में ये मार्ग जो होता है लिंग से जुड़ा होता है और स्त्रियों किससे जुड़ा होता है? योनि से। तो पुरुषों में कि जो मूत्र वाला भाग है आपके मूत्र मार्ग जो किससे जुड़ा होता है? आपके शीशन से जुड़ा होता है, जैसे बोलते हैं लिंग से जुड़ा होता है। और महिलाओं में किससे जुड़ा होता है? योनि से जुड़ा होता है, जो मादा जननांग है, ये नर जननांग है। इनकी सहायता से क्या होता है, ये इनके क्या होता है, ठीक ऊपर समाप्त होता है। और पुरुषों में स्खलन वाहिनी से वीर्य को भी प्राप्त करता है। क्या इस पुरुषों में क्या, स्खलन वाहिनी से मूत्र और आपके जो वीर्य है दोनों एक ही मार्ग से बाहर निकलते हैं, तो स्खलन वाहिनी से बाहर निकलता है। स्खलन वाहिनी मतलब जो वीर्य को बाहर निकालने का कार्य करती है। तो मूत्रमार्ग, और पुरुषों में मूत्रमार्ग की जो लंबाई है महिला की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। तो इसमें पुरुषों में क्या होती है, इसकी लंबाई क्या ज़्यादा होती है। पुरुषों में मूत्रमार्ग की लंबाई ज़्यादा होती है। मूत्रमार्ग की लंबाई ज़्यादा होती है। ये हो गया आपके इसके बारे में। तो ये इसकी संरचना हो गई। मूत्रमार्ग क्या होता है, मूत्रवाहिनी क्या होता है, अभी ये पूरा अब अपन को पढ़ना है कि भाई मूत्र का निर्माण कैसे होता है। फिर ये आपके उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट होगा। और ये एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है भाई मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बना, इसके भागों का वर्णन कीजिए। तो अपने वर्ग कर इनके बारे में पढ़ना। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि भाई मूत्र निर्माण, मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए और नामांकित चित्र बनाए। तब तो देखो आपको बनाना पड़ेगा वृक्काणु का भी जो बनाएंगे अपन। और मान लीजिए मानव उत्सर्जन तंत्र का बनाए तो अपन कल वाला बनाए, और फुल वृक्क का बनाए तो कल वृक्क का भी बनाया था। तो ये तो क्वेश्चन जब आता है कि मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते इसके भागों का वर्णन कीजिए, जो कल से अपना शुरू किया था आज तक जो पढ़ा है ये लिखना है आपको। और यदि मान लीजिए पूछा जाए मूत्र निर्माण के साथ इसकी प्रक्रिया को समझाइए, तो जो अपन पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसके बारे में शुरू करते हैं अपन कि भाई मूत्र निर्माण कैसे होता है, इसकी बात करते हैं। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया से समझने से पहले अपन क्या करते हैं, आपके वृक्काणु की संरचना बना लेते हैं, नेफ्रॉन की संरचना बना लेते हैं। ठीक है, फिर कल अपन इसके बारे में स्टार्ट करेंगे। कल अपन क्या करेंगे, रफली बना लेंगे। तो अपनी हेडिंग है मूत्र निर्माण। अभी तो भाग पढ़े थे भाई, कहाँ से क्या प्रोसेस और निर्माण के साथ उसकी भी बात करेंगे। उससे पहले अपन नेफ्रॉन की संरचना पढ़ते हैं, नेफ्रॉन का डायग्राम बनाते हैं। और इसमें दो धमनियाँ प्रवेश करती, एक अभिवाही और एक अपवाही। ये क्या होती है, रुधिर को लेके जाती है, एक रुधिर को लाती है।
ये इनमें प्रवेश करती है, फिर आगे ये क्या होता है आपके ऐसे बहुत ही ज़्यादा कुंडलित भाग बनाती है। अभी अभी अपन इस क्लास में इस सभी भागों के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। किस भाग का कितना योगदान है, क्या प्रोसेस रहता है, इस सब की अपन चर्चा करने वाले हैं। ये संरचना क्या है आपके? बोमेन संपुट, कपनुमा संरचना। अंदर आपके अभिवाही धमनी अपवाही धमनियों के सिवा गुच्छा पात जैसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस। उसके बाद बात करें अपन, ग्लोमेरुलस हो गया। उसके बाद ये आपके सबसे पहले ये वाली, ये जो रेड रंग से बनाई है क्या है? समीपस्थ कुंडलित नलिका। उसके बाद अपन बात करें तो ये जो पाया जाता है ये हेनले का लूप। और हेनले के रूप में दो भुजाएं पाई जाती है। एक भुजा को बोलते हैं अवरोही भुजा, इनका बहुत रोल है, अभी पढ़ेंगे आगे। अवरोही भुजा एक होती है आपके आरोही भुजा। और उसके बाद जो आपके है ये जो आपके ग्रीन रंग से बनी हुई है आपके दूरस्थ कुंडलित नलिका। और जो इधर बनी हुई है आपके ब्लैक कलर से, ये आपके होगी समीपस्थ कुंडलित नलिका, सॉरी संग्राहक नलिका, जो आपके मूत्र को इकट्ठा करने का कार्य करती है। संग्राहक नलिका। और ये आपके जाता है इधर, ये भाग है मूत्राशय, नीचे की तरफ मूत्राशय, जहाँ मूत्र का क्या होता है? संग्रहण होता है। तो ये आपके किसकी संरचना है? ये जो चित्र बनाया है किसका है? नेफ्रॉन का है। किसका है? मानव के वर्काणु, मानव के वर्काणु, ये किस बोलते हैं? नेफ्रॉन की संरचना।
ठीक है। अब एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछा जाए उस हिसाब से आपको जवाब देना है। मतलब क्या होता है, यहाँ से शुद्ध आता है, फिर ये ग्लोमेरुलस होता हुआ आपके सबसे पहले समीपस्थ कुंडली नलिका, फिर ये जो बना हुआ है ब्लू कलर का ये है, इसे बोलते हैं हेनले का लूप, यू आकार का होता है। इसमें दो भुजा होती है, एक अवरोही भुजा, एक आरोही भुजा। एक भुजा होती है जल का ग्रहण, जल को अवशोषित करती है, एक भुजा जो होती है लवणों को अवशोषण करती है। फिर यहाँ से दूरस्थ कुंडली नलिका में, दूरस्थ कुंडली नलिका में संग्राहक नलिका में, संग्राहक नलिका कहाँ से जाता है, मूत्राशय के अंदर जाता है। तो इस प्रकार से मूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। बहुत ही क्या होता है, कुंडलित नलिका होती है, और ये ऐसी संरचना एक आपके वृक्क के अंदर कम से कम 10 से 12 लाख पाई जाती है। इस प्रकार की संरचना जो आपके क्या करती है, मूत्र के उत्सर्जन में मुख्य योगदान देती है आपके, ठीक है। यह तो इसकी बात होगी, महत्वपूर्ण संरचना होगी कि मूत्र में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं मूत्र निर्माण का। तो ये आपके नेफ्रॉन की संरचना होगी। कल अपन इसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे किस प्रकार से इसका कार्य होता है, किस ढंग से इसका कार्य को संपन्न किया जाता है, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स की अपन कल नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी जो है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।